अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले गंगा दशहरा की करेंगे। आस्था का ये पर्व आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर करोड़ों लोगों ने अलग अलग गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान से मां गंगा पापों से मुक्ति दिलाती हैं। इतना ही नहीं, गंगा में स्नान करने से लोगों को न सिर्फ मन में शांति मिलती है बल्कि इस दिन दान का भी बहुत खास महत्व है। इसीलिए गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे लोगों ने पूजा पाठ के साथ पंडित पुरोहितों के साथ दान भी किया ताकि मां गंगा की कृपा उन पर बनी रहे। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक आज आस्था से सराबोर भक्तों ने कैसे मां गंगा का आशीर्वाद लिया, देखिए। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक बहने वाली अविरल और निर्मल मोक्षदायिनी गंगा में आज करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। मौका गंगा दशहरा का है, लिहाजा तमाम गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से आई ये 6 तस्वीरें भक्तों की इसी आस्था और उल्लास को बयां कर रही हैं। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही लोगों ने पवित्र घाटों पर गंगा के पवित्र जल से स्नान किया। इस मौके पर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ हर हर गंगे ही सुनाई दिया। ये तस्वीर हरिद्वार के गंगा घाटों की है। वैसे तो साल भर ये घाट भक्तों से गुलजार रहते हैं, मगर आज गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार के इन गंगा घाटों की रौनक देखते ही बनी। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को तमाम दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज का दिन विशेष महत्व इसलिए भी बन जाता है, आज मात्र गंगा के दर्शन करने से ही व्यक्ति के 10 प्रकार की व्याधियां और पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं गंगा में स्नान ही कर ले, मौन रहकर एक नारियल पानी वाला जल अक्षत के साथ में संकल्प पूर्वक स्नान करे कि माँ गंगा, मेरे मन में जितने भी कायिक, वाचिक, मानसिक प्रकार के दोष हैं उनका शमन करो। इस प्रकार डुबकी 10 प्रकार की लगा ले और वो जल फिर और नारियल गंगा में अर्पण कर दे तो उसके त्रिविध पाप और 10 प्रकार के दोष तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी सनातन परंपरा में मां गंगा के प्रति लोगों की अपार आस्था है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर या फिर किसी पर्व पर गंगा जल से पूजन और आचमन की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। गंगा दशहरा के मौके पर भी गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने वाले इन भक्तों ने इसी परंपरा का निर्वाह इस खास मौके पर किया। आज के दिन स्नान दान करने से तन मन धन सब पवित्र होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और आज गंगा दशहरा इसलिए हम सब यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये दिन गंगा आवरण के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि यही वो शुभ दिन था जब भगीरथी के प्रयास से मां गंगा धरती पर आई। तब से हमारी परंपरा मां गंगा को पूजकर उनके धरती पर आने के इस पर्व को इसी तरीके से मनाती आ रही है। गंगा जीवन दायिनी है और गंगा मोक्ष दायिनी है और आज गंगा दशहरा है, इसलिए मां गंगा में स्नान करने के लिए लोगों की, श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग जगह पर जहां भी मां गंगा है वहां पर लोग देखे जा सकते हैं जो आए हैं अपने परिवार के साथ। बिठूर में यहाँ पर सभी घाटों में लोग स्नान कर रहे हैं और खास बात अगर हम कहें बिठूर के बारे में तो बिठूर आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो बिठूर का है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद में भी बिठूर का महत्व है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक आज के दिन शहर कोई भी हो, घाट कोई भी हो, भक्त मां गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए खींचे चले आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा घाट पर भी कमोबेश आस्था का ऐसा ही मेला देखने को मिला। गंगा दशहरा का आज दिन खत्म होने को आया, लेकिन घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता अभी भी लगा हुआ है। मैं गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद हूँ। सुबह ही यहाँ आ गया था और सुबह भी जिस तरह से लोग पहुँच रहे थे उनकी संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक नाव पर मैं सवार हूँ, गंगा मैया के बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ से आपको चारों तरफ की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह से घाट पर जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं। हालांकि दिन खत्म होने को आया, लेकिन अभी भी जो तमाम लोग हैं वो पीछे से भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
उधर बिहार के बक्सर जिले के राम रेखा घाट पर तो गंगा दशहरा का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम बक्सर आए थे तो यही राम रेखा घाट पर उन्होंने गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव की आराधना की थी। तब से ही गंगा दशहरा पर हर साल लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने और मां गंगा के पूजन के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, ताकि मां गंगा का आशीर्वाद पाया जा सके। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, वाराणसी से ब्रजेश कुमार, बिठूर से शिल्पी सेन, गढ़मुक्तेश्वर से मनीष चौरसिया और बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, गंगा दशहरा पर ये रिपोर्ट देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन दान पुण्य का महत्व क्या है। पंडित शैलेंद्र पांडे ने इस बारे में तफसील से बताया। गंगा दशहरा को अगर हम समझें तो पौराणिक कथा के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से गंगा दशहरा पर गंगा माता धरती पर प्रकट हुई थी। उनका प्राकट्य हुआ था भगवान शिव की जटाओं से निकलकर। जब धरती पर पहली बार उनका प्रवाह हुआ था, वो दिन था गंगा दशहरा का। और इसीलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करना, निर्धनों को दान करना और गंगा माता की स्तुति करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति के साथ प्रगति भी हो और धर्म भी जुड़ा रहे, इस मान्यता को समझते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में गंगा दशहरा मनाने की बात कही गई है। साथ ही साथ भगवान शिव का विशेष ध्यान करिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए और गंगा की पूजा करिए। भगवान शिव के मस्तक पर विद्यमान हैं उस स्वरूप में। और इसके अलावा निर्धनों को अन्न का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गंगा दशहरा पर स्नान करिए, ध्यान करिए और निर्धनों को दान करिए। आप घर में रहकर भी गंगा दशहरा के शुभ फल पा सकेंगे। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां महाभारत काल के अवशेष तलाशने के लिए पुराने किले में तीसरे चरण की खुदाई की जा रही है। इससे पहले भी पांडवों की राजधानी का पता लगाने के लिए कई बार दिल्ली के पुराने किले में खुदाई की गई है, मगर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। लेकिन इस साल की खुदाई में जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, ये ऐसा को उम्मीद है कि मौर्य काल से पहले की जो सभ्यता है उसके सबूत किले के अंदर मौजूद हैं, वो महाभारत काल के ही हो सकते हैं। और इस बार खुदाई में मिले इन्हीं सबूतों को देखने के लिए पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी पुराना किला पहुंचे और एएसआई टीम को खुदाई तेज करने का निर्देश दिया। जनवरी से लेकर अब तक की खुदाई में देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली और मुद्राएं भी, बर्तन भी मिले और कंकाल का हिस्सा भी। ये सब कुछ मिला दिल्ली के दिल के बीचों बीच चल रही खुदाई से। ये खुदाई अतीत में दबे इतिहास को खंगालने और जानने को लेकर है। जगह है दिल्ली का पुराना किला, जहां मुगल और मौर्य काल से पहले तक के प्रमाण पहले ही खोजे जा चुके हैं और अब कोशिश की जा रही है महाभारत काल के साक्ष्य तलाशने की। तस्वीर पीछे देखिए, आपको हम दिखाते हैं। आपको ये पुराना किला यहाँ पे नजर आएगा और जाहिर सी बात है कि इस पुराने किले में खुदाई का काम चल रहा है। अब देखिए खुदाई कैसे हो रही है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 9 लेयर में खुदाई की गई है, यानी कि अलग अलग समय काल के दौरान यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने जो निर्माण किया उस निर्माण को यहाँ दिखाने की कोशिश है। मजदूर यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। अहम बात क्या है, नीचे देखिए आप, यहाँ पे अहम बात यह है कि आपको काफी ध्यान रखना होता है खुदाई के दौरान और काफी धीमी गति से इस काम को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि किसी भी तरह की गलती ना हो। सामने आप ये पुराना किला देख रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले हैं, खुदाई के दौरान जो छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां मिली हैं, वो इस खुदाई के बाद मिले इन तमाम अंश से ये भी साबित कर देते हैं कि यहाँ पर महाभारत जो है उसका रूप था।
दिल्ली का पुराना किला 300 एकड़ में फैला है, जहां किले के अंदर की जमीन के भीतर 3000 साल पुरानी सभ्यता मौजूद है। किले के बाहर भी जो शिला लगी है, उस पर भी महाभारत काल का जिक्र किया गया है। साथ में ये भी जिक्र है कि ये किला जिस टीले पर स्थित है, वो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ रहा होगा। लिहाजा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की टीम अब उसी का पता लगाना चाहती है। वहां पर खुदाई का काम जारी है। इस साल खुदाई में मिली चीजों को देखने के लिए पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी पहुंचे और उन्होंने मिले साक्ष्यों के बारे में ASI अधिकारियों से जाना। ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि इसमें लगभग 2500 ईयर से पीछे का जो हमारे को एंटिक्विटीज है, जो घर बसाए हैं, जो मूर्तियां हैं, जब यूज किया पार्ट्स है, जो सभी मिल रहे हैं। जब मौर्यों से लेके मुगल तक इस एरिया में एक्टिविटी हुआ है, लोग इधर बसे थे। इसी दृष्टिकोण से हम पूरा भारत सरकार की ओर से, हमारा कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से, ASI के द्वारा इसको एक इंद्रप्रस्थ साइट के नाम पर, क्योंकि महाभारत का कुछ मिला है, इसी दृष्टिकोण से हम हमारे ASI के अधिकारियों तय किया है इस साइट को, जो एक्सकवेशन साइट है, इंद्रप्रस्थ एक्सकवेशन साइट के नाम पर हम पुकारते हैं। पुराना किले में साल 2013-14 और 2017-18 में खुदाई के बाद जनवरी से तीसरी बार खुदाई हो रही है। ये खुदाई सरकार के खर्चे पर की जा रही है, जिसमें एक्सपर्ट के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी शामिल किया गया है। अब तक मिली चीजों को सहेजकर पुराने किले में मौजूद म्यूजियम में रखा गया है, जहां लोग इन चीजों को देख सकते हैं। इस खुदाई के जरिए सरकार और ASI की कोशिश ये पता करने की है कि पुराने किले की मिट्टी में कितनी हजार साल पुराना इतिहास दबा है, ताकि आज और आने वाले कल को इस अतीत से रूबरू करवाया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। जनवरी से लेकर अब तक की खुदाई में ASI टीम के हाथ क्या क्या लगा है, इसे एक्सपर्ट के जरिए हमारे सहयोगी पंकज जैन ने समझने की कोशिश की। थोड़ा आप हमें समझाइए ताकि आम लोग समझ सकें ये क्या चीजें हैं, कैसे खुदाई में मिली। अच्छा, जैसे हमने एक्सकवेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत ही धीरे से, समझदारी से, बहुत आराम से किया जाने वाला प्रोसेस है। जैसे हम स्मॉल पिकेक्स यूज करते हैं, स्क्रैपर्स यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, तो अभी धीरे धीरे जब हम मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं, तो हमें ऐसे इतनी छोटी से छोटी चीजें, इतनी छोटी बीड्स, ये सारी चीजें हमें मिलती है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से मिट्टी को, जो मिट्टी हम एक्सकवेट करके निकालते हैं, उसको हमें छान के निकालना होता है। तो ऐसी चीजें आती है। अभी ये गणेश जी की मूर्ति है, ये सोप स्टोन में बनी हुई है, छोटी सी, काफी सेंसिटिव है, ये केयर करना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गजलक्ष्मी है, ये मिट्टी की बनी हुई है। इसमें लक्ष्मी को अभिषेक करते हुए 2 हाथियों को दिखाया गया है। ये गजलक्ष्मी है। आपने विष्णु की मूर्ति देखी? दिखा दीजिए। इन्हें हम वैकुंठ विष्णु कहते हैं, क्योंकि ये अपने सारे रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक आश्चर्य का ये है कि पहली बार यहाँ पे जैसे गणेश जी को दिखाया गया है नीचे। जैसे हम जानते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म, लेकिन यहाँ पे हम गणेश जी को देखते हैं नीचे की जगह में। जैसे चक्र है, यहाँ पे गणेश जी है, यहाँ भी अपने जो गदा है, यहाँ पे गणेश जी है, पद्म और शंख ऊपर है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंट है विष्णु का मूर्ति जो यहाँ से मिला है पुराने किले के एक्सकवेशन से। कॉइन भी हम देख पा रहे हैं, कॉइन्स भी है यहाँ पे, एक कॉपर कॉइन है, बाकी के तो हम रखे हुए हैं यहाँ पे। सो हम लोग इसको अभी क्लीनिंग करके, जो अभी कॉइन्स आते जा रहे हैं, हम उसको क्लीनिंग करके इसके लेजेंड्स पढ़ने का कोशिश करेंगे, ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। डाइस है, तो इसमें 4 नंबर के हैं, तो मे बी जब खेलते हो तो ऐसे ही 4, जैसे हमने दिख रहा है जी, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो ऐसे ही एक और रहा होगा, इसी तरीके से खेलते होंगे। आप ये तस्वीर देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये बेहद दिलचस्प है, जो कि खुदाई के दौरान मिली है। पांडवों का यहाँ पर राज था, महाभारत के सबूत जुटाने की कोशिश पुराने किले में की जा रही है।
और अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरों की, जो महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला से आई हैं। यहां पर मौजूद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के 144वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और खास बात यह रही कि पहली बार वहां ये महिला कैडेट्स सैन्य ऑफिसर बनकर निकली हैं, जबकि अब तक एनडीए से सिर्फ पुरुष कैडेट्स ही ट्रेनिंग की तमाम चुनौतियों को पार कर देश की सेवा के लिए तैयार होते थे। लेकिन इस बार एनडीए की पुरानी परंपरा नया इतिहास रचने के लिए टूट गई है। सेना, वायुसेना, नौसेना यानी कि तीनों विंग के महिला ऑफिसर्स भी पास आउट हुई हैं और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के दौरान उन्होंने महिला ऑफिसर्स को बधाई देते हुए कहा कि महिला कैडेट्स ने पुरुषों के किले में सेंध लगा दी। I also noticed a few women cadets as part of the parade. I congratulate them for breaking into this male bastion. I am glad we have chosen to shoulder equal responsibilities as your male brothers to defend national interests. We are living in a time when the global security situation is not at its best, and the international geopolitical order is in a state of flux. All present a different form of challenge to the Indian military. The armed forces are committed to maintain the legitimacy of our claims on the line of control and play a constructive role in maintaining peace and stability, not only in our immediate but also extended neighborhood. और इस मौके पर राष्ट्रपति स्वर्ण पदक विजेता और राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। I am BCC Afrida Afroz. I am from Patiala, Punjab. My father is a professor. My mother is a homemaker. I have 3 elder siblings. All 3 of them are well settled and pursuing their jobs. I have done my schooling for RMC Dehradun. I am the proud recipient of the President's Gold Medal. At the end, it's a very proud moment for me and even prouder moment for my parents. मेरा यहाँ पे एनडी ज्वाइन करने का मकसद, मुझे इंस्पिरेशन मिला मिलिट्री स्कूल धौलपुर से, जहाँ मैंने पढ़ाई की 7 साल के लिए क्लास 6 से क्लास 12 तक। मिलिट्री स्कूल एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ऑर्गेनाइज स्कूल है, जिसमें हम तैयार किया जाता है ताकि हम एनडीए ज्वाइन कर सकें और आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करूंगा और इन्फेंट्री में ऑफिसर बनूंगा। तो एनडीए की 144वीं पासिंग आउट सेरेमनी में अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम की हुंकार भर रहे ऑफिसर्स को यहां तक पहुंचाने के लिए एक लंबा और बेहद कठिन रास्ता तय करना होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही निकलता है। परीक्षा पास करने वाले युवाओं को 3 साल तक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य इंस्टीट्यूट्स यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ने का मौका मिलता है। एनडीए दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहां कैडेट्स को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूती के साथ तैयार किया जाता है, ताकि वो हर तरह के हालात में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने की ताकत रख सके। 3 साल की इस अवधि के दौरान तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाले भावी बहादुर सैनिकों का निर्माण होता है। इनमें से कई तरह के प्रशिक्षण क्षेत्रपाल मैदान में भी होते हैं। ट्रेनिंग की तमाम चुनौतियों को पार करने की प्रक्रिया शहीद लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर रखे गए स्टेडियम और मैदान में पूरी होती है। लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शंकरगढ़ के युद्ध क्षेत्र में बसंतर की लड़ाई में शहीद हुए थे। तब उनके साहस की दाद दिए बिना पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी नहीं रह पाए थे, जिससे शहीद अरुण क्षेत्रपाल ने जंग लड़ी थी। लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल जैसे और भी वीर देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। इसके लिए एनडीए में कैडेट्स की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले ही स्केड्यूल तय होता है और ट्रेनिंग के अंत तक पूरी कड़ाई से उसी स्केड्यूल का पालन करना होता है। उस पर बारिश, गर्मी या खराब मौसम भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, यानी कि एनडीए के क्षेत्रपाल परेड मैदान
में पासिंग आउट परेड में दूसरे कैडेट्स के साथ कदम ताल करने का मौका मिलता है। एनडीए से पास आउट होने के बाद कैडेट्स अपने संभावित सशस्त्र बल की एकेडमी में 1 साल और प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और इसके लिए केरल के कुन्नूर जिले के शिमाला में भारतीय नौसेना एकेडमी है, भारतीय सेना के लिए देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी है और वायुसेना के लिए तेलंगाना में डुंडिगल में वायुसेना एकेडमी है, जहां 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना, वायुसेना और नौसेना में ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनने का सपना पूरा होता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।